हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वे सभी 8 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 7 जनवरी तक के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन फर्स्ट है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। सेकंड है मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। थर्ड है हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। फोर्थ है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि विकास क्या है, पर्यावरण और वंशानुक्रम का मिश्रण है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है और विकास कभी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। दूसरा प्रश्न है डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है भागना और चित्र बनाना। सेकंड है निचोड़ना और चलने। थर्ड है पकड़ना और चढ़ने। फोर्थ है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाने। तो हम लोग जानते हैं कि स्थूल कौशल में क्या होता है, ज्यादा मसल्स का यूज होता है और सूक्ष्म कौशल में कम मांसपेशियों का यूज होता है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। और बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो अपोजिट है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। ऑप्शन फर्स्ट है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। सेकंड है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। थर्ड है एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है। और फोर्थ है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। वह बच्ची जो कि तार्किक रूप से तर्क कर सकती है वही मध्य बाल्यावस्था में होगी। साथ ही वह संरक्षण कर पाती है, यानी आकार में परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि मात्रा में परिवर्तन हुआ है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन ए। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। तो देखिए, यह कथन तो सही है कि परिवार में ही बच्चे जो हैं वो प्रारंभिक रूप से सीखते हैं और मूल्यों को ग्रहण करते हैं, लेकिन वह द्वितीयक अभिकारक नहीं है बल्कि प्राथमिक है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है वो वर्गीकरण कर पाता है और साथ ही साथ संरक्षण भी कर पाता है। ये योग्यता उसमें आ जाती है। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सामीकरण। सेकंड है संगठन। थर्ड है समावेशन और फोर्थ है समायोजन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट हमारा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें से कार्य शामिल हैं जिन्हें सहायता के साथ कर सकते हैं। सेकंड है वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। थर्ड है वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। फोर्थ है वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह भी नहीं है कि बच्चे जो है वयस्कों के यानी बड़ों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उनका प्रकार अलग हो सकता है। हो सकता है आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं और वो अपने खिलौनों के बारे में सोच रहे हो। उन्होंने कोरा कागज नहीं माना है बच्चों को, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्र खोज। सेकंड है पाढ़। थर्ड है उद्दीपन और फोर्थ है अनुसरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड पाढ़, यानी जिसे हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। यह क्या है, शिक्षक के द्वारा या फिर अपने से बड़ों के द्वारा दी गई सहायता है। अगला प्रश्न है
अभिकथन ए, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, बाल केंद्रित कक्षा में कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण कभी हो ही नहीं सकता। वहां तो बच्चों के अनुसार सब कुछ चलता है ना, और शिक्षक तानाशाह होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, इसलिए दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। सेकंड है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। थर्ड है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। और फोर्थ है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है यानी फिक्स्ड है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन है वो प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? ऑप्शन फर्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। सेकंड है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। थर्ड है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। और फोर्थ है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। यह तो हमारा होगा नहीं क्योंकि यह तो फर्स्ट स्टेज है, और ये लास्ट है, यह भी नहीं होगा। इसमें जो बच्चा होता है या फिर जो भी लोग होते हैं वो खुद के अनुसार अपना नियम या फिर अपनी मान्यताओं को महत्व देते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें क्या होता है कि जो व्यवस्था है उसी को मान लिया जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांतों में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकृतिवादी, सेकंड है भाषाई, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक और फोर्थ है अंतःव्यक्तिक। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, अंतःव्यक्तिक। जिस व्यक्ति में ज्यादा होता है वो अपनी पहचान, मानव अस्तित्व के बारे में संवेदनशील होता है, और जो दूसरों की भावनाओं को जानता है जल्दी से, उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट है, जेंडर भूमिका में लचीलापन। सेकंड है, जेंडर प्रासंगिकता। थर्ड है, जेंडर रूढ़िवादिता। और फोर्थ है, जेंडर स्थिरता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? ऑप्शन फर्स्ट है, मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना। सेकंड है, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग। थर्ड है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना। और फोर्थ है, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। तो यही ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है और केवल निर्देश के तरीकों का पालन नहीं करते, कठोर पाठ्यचर्या का पालन भी हमें नहीं करना होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, ऑप्शन फर्स्ट है, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। सेकंड है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। और फोर्थ है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, एक निश्चित वर्ष में यानी किसी एक सेशन में, किसी एक अवधि में बच्चे ने कितनी प्रगति की, उसका विकास कितना हुआ, यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। सेकंड है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। थर्ड है, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। और फोर्थ है, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, हमारा व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना और सम्मान करना। कठोर समूहन कभी भी सही आंसर नहीं होगा, और केवल व्यावसायिक शिक्षा की बात भी इसमें नहीं की गई है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, और रूढ़िवाद होना कभी भी हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया की पहचान है? ऑप्शन फर्स्ट है, बी को डी के रूप में लिखना या 21 को 12 लिखना।
सेकंड है कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। थर्ड है बार बार स्वभाव बदलना। फोर्थ है अपमानजनक व्यवहार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बी को डी लिखता है बच्चा, या फिर बी और डी में फर्क को नहीं समझ पाता, 21 और 12 में क्या अंतर है इस चीज को नहीं समझ पाता। तो यही हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, जिसे हम लोग ऑटिज्म भी बोलते हैं, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। सेकंड है एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। थर्ड है सूचना को याद रखने में चुनौती। और फोर्थ है स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। जिन बच्चों में स्वलीनता होती है वो दूसरे से बातचीत करने में यानी समाज में रहने में और दूसरे से जुड़ने में असमर्थता महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है सुलभ अवसंरचनाएं या इमारतें। सेकंड है विद्यार्थियों का अलगाव। थर्ड है शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। फोर्थ है साथियों के साथ सहानुभूति और दया। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट सुलभ अवसंरचनाएं, यानी इमारत जो होनी चाहिए वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। अलगाव कभी भी ऑप्शन में हो तो वो गलत होता है। पक्षपातपूर्ण रवैया आपको नहीं दिखाना है। साथ ही सहानुभूति की जगह समानुभूति होनी चाहिए, यानी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। सेकंड है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। थर्ड है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। फोर्थ है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंधित करना। तो प्रतिबंधित करना कभी भी हमारा सही आंसर नहीं होता है। साथ ही अगर उपकरणों को जो TLM है उन तक अगर हम लोग पहुंच कम कर देंगे तो वो उनमें सहायक कैसे होगा, तो यह ऑप्शन भी गलत है। और प्रासंगिकता को, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना है जो कि प्रासंगिक ना हो, इसे हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा कि आसपास के जो भी खतरे हैं और विकर्षण हैं उनको हमें कम करना है। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी। सेकंड है अनुकरण करके सीखना। थर्ड है सामाजिक संरचनावादी। और फोर्थ है प्रतिपादक शिक्षण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक संरचनावादी कक्षा का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। सेकंड है तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। थर्ड है तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। और फोर्थ है इसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। सार्थक अधिगम तभी होगा जब बच्चे खुद से विश्लेषण करेंगे, क्रिटिकल जो थिंकिंग होता है उसका उपयोग करेंगे, समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होंगी, तभी तो सार्थक अधिगम होगा। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है संरचनात्मक समझ पर जोर। सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन। थर्ड है पाठ्यक्रम में वृद्धि। और फोर्थ है प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, संरचनात्मक समझ पर यानी चीज़ों की समझ पर जोर दिया गया है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन की नहीं, इसमें रचनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की बात नहीं की गई है। साथ ही यह भी नहीं कहा गया है कि आपको प्रौद्योगिकी का उपयोग कम से कम करना है। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारा सही होगा। इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है जो कि इसी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। ऑप्शन फर्स्ट है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सेकंड है नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। थर्ड है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, इसका दिया गया है परिहार उन्मुख लक्ष्य। और फोर्थ है दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना।
और इसमें दिया गया है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगर कोई बच्चा रुचि के लिए या फिर अपनी क्षमता में सुधार के लिए अगर कोई कार्य कर रहा हो तो वह महारत हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, सेकंड है रट कर याद करने पर बल देना, थर्ड है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना और फोर्थ है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित अगर जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं तो वो उसके लिए सार्थक होगा। निष्क्रिय हमारा सही नहीं होता, रट कर केवल याद नहीं करना है और परीक्षाओं के लिए भय पैदा नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? ऑप्शन फर्स्ट है रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, सेकंड है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, थर्ड है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना और फोर्थ है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो विद्यार्थियों की मान्यताओं को अनदेखा नहीं करना है बल्कि उस पर ध्यान देना है और ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाना है जहां अगर बच्चा यह सोचने में या फिर कुछ भी बोलने में डरे कि अगर गलत हुआ तो बहुत मार पड़ेगी, तो ऐसा भी नहीं करना है और याद करने पर बल नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतियोगिता, सेकंड है चर्चा और संवाद, थर्ड है वेधन और अभ्यास और फोर्थ है दंड। तो हम लोग जानते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, चर्चा और संवाद, यानी बच्चा जिसमें ज्यादा सक्रिय है वही तो उसके लिए सहयोगी होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है क्षमता को स्थायी मानने की धारणा, सेकंड है क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, थर्ड है प्रतियों की भावना और फोर्थ है हीनता की भावना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, हीनता की भावना नहीं लानी है या फिर आप यह नहीं मानेंगे कि क्षमता स्थायी है, यानी अगर इस बार तुम फेल हो गए हो तो हमेशा फेल ही होते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा कि क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, सेकंड है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, थर्ड है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना और फोर्थ है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा का नहीं बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है और बाकी ये तीन ऑप्शन में बाह्य अभिप्रेरणा की बात की गई है। अगला और अंतिम प्रश्न है, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रासंगिक पाठ्यक्रम और कमी, सेकंड है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र और कमी, थर्ड है सामाजिक सहयोग और वृद्धि, फोर्थ है सामाजिक बहिष्कार और सुधार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है उसमें वृद्धि होने की संभावना होती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज आपके 30 प्रश्न जो कि 8 जनवरी को पूछे गए थे और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।